हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब के चैनल पर। एनसीईआरटी कक्षा 6 के नागरिक शास्त्र का यह एमसीक्यू चैप्टर वाइज पेपर है। इसमें कुल 9 अध्याय होंगे। उन 9 अध्याय में कुल 8-10 क्वेश्चन प्रत्येक अध्याय से हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पर हम आज एक व्याख्यात्मक हल करेंगे। जो यह क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती जूनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो ये एनसीईआरटी कक्षा 6 के नागरिक शास्त्र के प्रथम अध्याय का प्रश्न है। आइए देखते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 1। अध्याय 1 के शीर्षक का नाम है विविधता की समझ। पहला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इब्ने बतूता ने या इंदिरा गांधी ने? तो ये जो यात्रा वृत्तांत है, यह यात्रा वृत्तांत इब्ने बतूता नामक एक मोरक्को ऐतिहासकार एवं यात्री ने लिखा था। इब्ने बतूता, जिसका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता था, यह मोरक्को का एक मुस्लिम यात्री था और वह अपनी यात्रा और रिहला नामक यात्रा विवरण के लिए जाना जाता है। अपने यात्रा वृत्तांत में इब्ने बतूता ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 से, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के, इस्लाम व बौद्ध धर्म के, इनमें से कोई नहीं? तो जो ये तिब्बत के लोग हैं, इसमें ये प्रमुख रूप से इस्लाम और बौद्ध दोनों धर्म के अनुयायी हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म 8वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से मुख्य धर्म रहा है। तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं और तिब्बत के लोग इस्लाम एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पर, केरल भारत के किस कोने में स्थित है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व या इनमें से कोई नहीं? तो जो केरल है वो भारत के दक्षिण पश्चिम राज्य में स्थित है, जबकि दक्षिण पूर्व राज्य में तमिलनाडु स्थित है। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? लाल बहादुर शास्त्री ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता इस नारे का प्रयोग किया था क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म, भाषा, जाति, परंपरा, त्यौहार और संस्कृति के अलग अलग मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी ये एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। इसी को जो है कि विविधता में एकता नामक वाक्यांश दिया गया। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 से, निम्न में से किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है? लद्दाख को, कारगिल को, नेपाल को या भूटान को? तो इनमें से लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है क्योंकि यह तिब्बती संस्कृति से बहुत प्रभावित है। ऐतिहासिक रूप से लद्दाख एक बौद्ध साम्राज्य था जिसमें बाल्टिस्तान और अक्साई चीन शामिल थे। अब क्रमशः पाकिस्तान और चीन द्वारा प्रशासित है। 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं देते हैं? देखिए, योगदान नहीं देते हैं तो देखते हैं कौन कौन से कारक हैं जो विविधता में योगदान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन से विविधता में योगदान देंगे। तो धर्म देता है, भाषा भी देता है, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं देती है। और भेदभाव, जब जाति व्यवस्था होगी तो वहाँ पर भेदभाव भी हो जाएगा, तो ये दोनों योगदान नहीं देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के लिए सही है? लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। तो ये बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र के भेड़ें विशिष्ट होती हैं क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं। ये भी बिल्कुल सही है।
बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर तिब्बत पहुंचा, ये भी सही है। तो इस आधार पर 1, 2 तीनों सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अब अध्याय 2 शुरू होता है। ये नागरिक शास्त्र का ही एनसीईआरटी का यह प्रश्न है। अध्याय 2, चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। विकलांग लोगों को दिया गया नाम है विकलांग, दिव्यांग, अपरांग या विभिन्न अंग। तो विकलांग लोगों को जो नया नाम दिया गया है उसे दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। ये दिव्यांग एक मर्यादित भाषा है, जबकि विकलांग, अपाहिज ये सभी क्या है, एक अमर्यादित भाषा है। कोई यदि विकलांग व्यक्ति है तो उसको कह दीजिए कि ये अपाहिज है तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन वहीं कहेंगे कि नहीं ये दिव्यांग है तो उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो विकलांग होने के साथ साथ उसमें एक अतिरिक्त शक्ति होती है, उसी अतिरिक्त शक्ति को ही दिव्यांग का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन्हें दलितों का नेता कहा जाता है? तो दलितों का उद्धार करने वाले और दलितों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक न्याय दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसलिए इन्हें दलितों का नेता कहा जाता है। भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है। वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो इन चारों में ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये दोनों ही सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक हैं। निम्न में से किसे अपराध की तरह देखा जाता है? अस्पृश्यता, गरीबी, धर्म, असमानता। तो इन चारों में अस्पृश्यता को अपराध की तरह देखा जाता है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत जिसे कहते हैं। तो अस्पृश्यता अधिनियम 1955 अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध के रूप में संबोधित करता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है कि अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इसका अभ्यास वर्जित है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 17। अब अध्याय 3 में आते हैं। सरकार क्या है? झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन सा है? कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यायपालिका हो जाएगा। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करता है? कानून बनाने का कार्य करता है। कार्यपालिका क्या करता है? कानून को लागू करवाने का कार्य करता है। और न्यायपालिका झगड़ों को निपटाने का कार्य करता है या न्याय दिलाने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। आइए आगे देखते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, वंशानुगत प्रक्रिया द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो अपनी प्रतिनिधि का जब भी चुनाव होता है तो वह प्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुना जाता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें लोग सीधे उस व्यक्ति या राजनीतिक दल को वोट देते हैं जिसे वे किसी राजनीतिक पद पर निर्वाचित होते देखना चाहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है? तो जो सफ्रेज मूवमेंट है यह आज़ादी से संबंधित है या रोजगार से या महिला मताधिकार से या समानता से। तो सफ्रेज मूवमेंट या महिला मताधिकार से संबंधित है। सफ्रेज आंदोलन महिला मताधिकार से संबंधित है। मई 1869 में एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन और सुसान बी एंथोनी द्वारा नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन का गठन किया गया था। 1869 में डेट है, 1869 में गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो शहर, गांव या मोहल्ले हैं इसे सरकार के स्तर क्या कहते हैं? तो इसे स्थानीय स्तर के नाम से जाना जाता है।
स्थानीय सरकार जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार, तानाशाही सरकार या समाजवादी सरकार? तो भारत में लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार है। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जो नागरिकों को वोट देने और मतदाताओं को अपनी पसंद की विधायिका का चुनाव करने की अनुमति देती है। अगला छठवां नंबर का सवाल, लोकतांत्रिक सरकार के निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को सामान्य रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। कोई सरकार तब तक स्वयं को लोकतांत्रिक नहीं कर सकती जब तक कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाने जाने वाला अधिकार नहीं मिलता। नीचे दिए कोड में सही कथन का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न तो एक न ही दो। तो ये दोनों ही कथन सही है, हमारे जो पहला कथन है और जो दूसरा कथन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 4 पर चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोगों को सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है? लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है? हड़ताल से, नियमित चुनाव से, कानून द्वारा या प्रदर्शन द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियमित चुनाव से। तो लोगों का सरकार पर नियंत्रण नियमित चुनाव से होता है। किसी देश में सरकार के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर चुनाव होना आवश्यक है, नहीं तो वो सरकार तानाशाह हो जाएगा, लोकतांत्रिक की जगह राजतांत्रिक व्यवस्था हो जाएगी यदि नियमित चुनाव न हो। आगे देखते हैं नंबर 2, रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाला अफ्रीकी नेता कौन थे? रंग और भेद के विरुद्ध देखिए, नेल्सन मंडेला थे, महात्मा गांधी थे, जॉन निकलसन थे या डॉक्टर भीमराव थे? तो इनमें से दो लोग को पहले से हटा दीजिए, गांधी को हटा दीजिए, अम्बेडकर जी को हटा दीजिए, है ना। और जॉन निकलसन बचे और नेल्सन मंडेला हुए। तो यही नेल्सन मंडेला ही रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले एक अफ्रीकी नेता थे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को मिटाने वाले नेल्सन मंडेला का अपने देश में वही स्थान है जो भारत में महात्मा गांधी का है। मंडेला ने रक्तहीन क्रांति द्वारा अफ्रीकी लोगों को उनका हक दिलाया जो अहिंसात्मक था। वे समस्याओं का निराकरण बातचीत के द्वारा करते थे। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है न्याय है, समानता है, न्याय तथा समानता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में समानता मुख्य विचार है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी दो राज्यों में जल विवाद का कारण है? नर्मदा, रावी, गंगा, कावेरी। तो जो कावेरी नदी है तमिलनाडु और कर्नाटक में बंटवारे का एक विवाद है ना। कावेरी नदी को लेकर के तमिलनाडु राज्य में और कर्नाटक राज्य में इसके जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है। तो यही जो कावेरी नदी होगा वहीं आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न नहीं होना चाहिए, यहाँ टेलीविज़न होना चाहिए, और इनमें से सभी। तो पांचवा का जो सही हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। लोकतंत्र के तीनों क्या है? स्तंभ है, जबकि चौथा जो स्तंभ है वो मीडिया या पत्रकारिता है। तो ये जो पत्रिकाएं हैं या अखबार हैं या टेलीविज़न है ये सभी मीडिया के ही एक भाग है। तो इस प्रकार से ये इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं?
अखबार, पत्रिका, टेलीविज़न, इनमें से सभी, तो ये तो हो गया था, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। छठे नंबर पे आते हैं, भारतीय संविधान की भूमिका क्या है? भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। दूसरा, इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं मतभेदों को हल करना होता है। अब इसका मेल कराना है, कथन एक सही है या कथन दो सही है, या कथन एक और दो दोनों सही है, या न तो एक सही है न ही दो सही है। तो भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है, ये सही है। इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं मतभेदों को हल करना होता है, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 5 से चलते हैं, पंचायती राज। ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? सरपंच, पंच, सचिव, प्रधान। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को, पंचायती राज से संबंधित ये अध्याय है, अध्याय 5। ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंच के नाम से जाना जाता है ना। एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है और उन्हें पंच कहा जाता है। गांव के लोग एक पंच का चयन करते हैं जिसमें 1/3 सीटें महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित होती है। आगे बढ़ते हैं, पंचायत प्रमुख का चुनाव कौन करता है? ग्रामीण सचिव, ग्राम सभा के सभी सदस्य या पंच? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ग्राम सभा के सभी सदस्य पंचायत प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य सरपंच का चुनाव करते हैं जो पंचायत का अध्यक्ष होता है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुख्य होता है। सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता भी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं इसे। हाँ, ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष? तो ये तो 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो ग्राम पंचायत गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। अब पंचायत चुनाव पर हर 5 साल में एक बार यह चुनाव होता रहता है। आगे चलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था, जिला परिषद, विधान परिषद या राज्यसभा? तो इसकी जो पहली सीढ़ी है लोकतांत्रिक सरकार की, वह पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था और लोकतंत्र की मूल इकाई ग्राम पंचायत भी होती है। ग्राम सभा और वार्ड समितियों को लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल इकाइयों के रूप में रखा गया है, जिसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 से। ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक बनाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है? सरपंच रखता है, मुखिया रखता है, ग्राम प्रधान रखता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ग्राम प्रधान इसका रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। छठे नंबर पर चलते हैं, ग्राम पंचायत के निम्न में से कौन से कार्य हैं? तो इसके जो कार्य होंगे यह देखते हैं, पहले कौन कौन से कार्य हैं ग्राम पंचायत के। जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल, भवनों तथा अन्य सामान्य धन संसाधनों का निर्माण एवं रख रखाव। तो ये तो ग्राम पंचायत के प्रधान का कार्य होता है। अब स्थानीय करारोपण एवं करों का संग्रहण, ये भी हो सकता है। गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का निष्पादन, ये भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 3। निम्न में से कौन पंचायतों की निधि के स्रोत हैं? घरों, बाजार आदि पर लगे करों का संग्रह, सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों एवं जिला पंचायतों के माध्यम से प्राप्त सरकारी धनराशि, सामुदायिक कार्यों के लिए अनुदान। तो इन तीनों में यह तीनों सही है। घरों, बाजारों आदि पर लगने वाले कर दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इस आधार पर इसका राइट ऑप्शन 1, 2 और 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन 4। अब आगे बढ़ते हैं, अध्याय 6 पर चलते हैं। अध्याय 6 क्या है? गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन। पटवारी का कार्य निम्न में से कौन सा है? भूमि को मापना और अभिलेख रखना, भू राजस्व की वसूली, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो पटवारी का जो मुख्य कार्य होता है वह भूमि को, पटवारी कार्य निम्न में से कौन सा है? भूमि को मापना और अभिलेख कर रखना, भू राजस्व की वसूली करना, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पटवारी का इन चारों में से जो मुख्य कार्य होता है वह 1 और 2
दोनों होता है, यानी कि भूमि को मापना और अभिलेख रखना और भू राजस्व की वसूली करना, ये भी और ये भी। तो इस आधार पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। पटवारी क्या करते हैं? पटवारी अपने पटवार कार्यालय में गाँव की ज़मीन का नक्शा तैयार करता है, कृषि भूमि की गिरदाबारी रिपोर्ट तैयार करता है, जमाबंदी करता है, बिक्री करता है, राजस्व वसूली पत्र तैयार करता है, खसरा नंबर, खतौनी नंबर आदि अभिलेखों को वो अपने कार्यालय में सुरक्षित भी रखता है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, इसको बनवाने का कार्य, और फसल नुकसान के मुआवजे के सर्वे की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो प्रपत्र तैयार किए जाते हैं, इसी के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, पटवारी के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। किसी जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है? तो किसी जिले के उपखंडों को तहसील भी कहते हैं और तालुका भी कहते हैं। तो किसी जिले के उपखंड है, ये तहसील और तालुका यह जिले के उपखंड, जबकि गांव उसका उपखंड, जिले का उपखंड नहीं है, है ना। तो किसी जिले के उप विभागों को तहसील या तालुका जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तहसील एक जिले का उप जिला है। उसी प्रकार नयाबत एक तहसील की उप तहसील है, जिसको नायब भी कहते हैं। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। पटवारी को और किस नाम से जाना जाता है? लेखपाल, थानेदार, तहसीलदार या पुलिस? तो पटवारी को लेखपाल भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखपाल। जिस लोहे की जंजीर से खेत मापा जाता है वह कहलाता है गट्टा, जरीब, जंजीर या लठ। तो इसे हम जरीब के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। जिले में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है? तहसीलदार, पटवारी, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक। तो 5वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी कहलाता है। यह जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। निम्न में से कौन से पटवारी कार्य हैं? पटवारी गांव के रिकॉर्ड का रखरखाव और अद्यतन करता है। वह किसी गांव के प्रति उत्तरदायी होता है। पटवारी किसानों से भूमि राजस्व का संग्रह करने तथा सरकार को जानकारी प्रदान करने के प्रति भी उत्तरदायी होता है। नीचे दिए गए कोड का मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल कौन कौन सा होगा? देखिए, पटवारी गांव के रिकॉर्ड का रखरखाव और अद्यतन करता है, ये सही है। वह किसी गांव के प्रति उत्तरदायी होता है, तो जी नहीं है, वह गांव के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जो गांव के प्रति जब उत्तरदायी होगा तब तो वो ग्राम प्रधान हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। ये पटवारी ये वाला सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 7 पर आते हैं। अध्याय 7 क्या है? यह NCERT में एक बार लिख दे रहा हूँ, NCERT 6 नागरिक शास्त्र का जितने भी प्रश्न हैं उनके किताबों, उन प्रश्नों को एक जगह संकलित करके यहाँ पर हल किया जा रहा है। आइए देखते हैं नगर प्रशासन अध्याय 7 से। नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है परिषद के अनुसार, वार्ड के अनुसार, अनुभाग के अनुसार या जिले के अनुसार। तो नगर पालिका के तहत शहर को वार्ड के अनुसार विभाजित किया जाता है। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। नगर निगम एक वार्ड समिति से बनता है। प्रत्येक वार्ड में वार्ड समिति में एक एक सीट होती है और वार्ड समिति के सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। आइए 6ठे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर नगर निगम या परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो नगर निगम या परिषद के सदस्य यह 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर पालिका, पंचायत, नगर निगम या उपरोक्त सभी? तो बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम के नाम से जाना जाता है। नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? नगर पार्षद, मेयर, कमिश्नर या सरपंच? तो नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को मेयर के नाम से जानते हैं।
तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित किया गया और कानून बनाया गया, जो 1 जून 1993 से लागू भी हो गया। और नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। मेयर कहिए या इसी को आप महापौर कह लीजिए, महापौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापौर परिषद सरकार एक प्रकार की होती है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, स्थानीय सरकार प्रणाली, स्थानीय न्याय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं तो स्थानीय सरकार प्रणाली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर पर आते हैं। नगर निगम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? नगर निगम स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं बाजार को स्वच्छ रखने का ध्यान रखता है। तो जी हाँ, यह रखता है। नगर निगम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है कि शहर में बीमारियां न फैले, ये भी सही है। यह स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय नहीं चलाता है। यह स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय नहीं चलाता है। तो यह स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय यह इसकी भी देखरेख करता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं अध्याय 8 की। यह 8वां अध्याय है। 8, ये अध्याय क्या है? अध्याय 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो कलपट्टू गांव में कौन कौन से चीज़ें उगाई जाती हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि कलपट्टू है क्या, है ना? क्या क्या उगाया जाता है? आम, नारियल, काफ़ी या उपरोक्त सभी? तो नारियल का उत्पादन देश के समुद्र तटीय इलाकों में अधिक होता है, जिनमें कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के नाम हैं। कलपट्टू गांव में आम भी, नारियल भी और काफ़ी की भी खेती की जाती है। और यह जो कलपट्टू गांव है यह केरल का एक गांव है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या है? खराब मौसम, कर्ज, कम भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसानों की जो मुख्य विपदा है वह कर्ज है। मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास नाव को क्या कहते हैं? कैटामरैन, नाव, हाउस बोट या कश्ती? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैटामरैन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पहला वाला कैटामरैन हो जाएगा। तो समुद्री तटों किनारे स्थित गांवों के लोग अपनी आजीविका तथा भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? ये हमेशा सदैव मछली पर निर्भर होते हैं और उसी मछली को बेच करके ये अपनी आजीविका को चलाते हैं, जिसके लिए ये लोग जाल व कैटामरैन का उपयोग करते हैं। दरअसल जो कैटामरैन मछुआरों की एक विशेष प्रकार की एक छोटी नाव होती है, जिसकी सहायता से मछुआरे लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कैटामरैन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन जायद फसल है? अरबी, भिंडी, खीरा, उपरोक्त सभी? तो देखिए ये भिंडी भी है, खीरा भी है, अरबी की कौन सी जायद की फसल है? तो इन चारों में यह तीनों उपरोक्त सभी हो जाएगा। तीनों सही है, ये तीनों क्या है? जायद की फसल है। तो देखिए खरीफ और रबी की फसल के बीच में मध्य अवधि में बोई जाने वाली जो साग सब्जी होती है, हरे हरे होते हैं, साग सब्जियां हो गए या अन्य फसलें हो गए, वो सभी किस में आते हैं? वे सभी जायद की फसल में आते हैं। आगे आते हैं, मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वर्षा ऋतु में मछली पकड़ने का व्यवसाय जो रहेगा वो बंद रहता है। क्यों बंद रहता है भाई? क्योंकि मछली पकड़ने के लिए वर्ष का सबसे अच्छा समय शरद ऋतु होता है, जो शरद ऋतु के महीनों में मछली को अधिक पकड़ा जाता है।
वर्षा ऋतु में नदियों में जल अधिक हो जाती है, नदियों का जल अधिक तीव्र गति से बहने लगती है और और मछलियाँ नदियों के प्रवाह के दिशा के विपरीत गति करने लगती हैं, जिस कारण से यह घाटियों में या तटीय क्षेत्रों में मछलियाँ नहीं पहुंच पाती हैं। और चूँकि वर्षा ऋतु में थोड़ा सा मछलियों में संक्रामक चीज़ें भी ज़्यादातर पाई जाती हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में मछलियों का उत्पादन या पकड़ना कम हो जाता है। नागालैंड में सीढ़ीदार खेती के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह चिजामी नामक एक गांव है जो नागालैंड में फेक जिले में स्थित है। पानी को रोके रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारों को ऊपर तक उठाया जाता है। तीसरा, चिजामी के लोगों के पास अपने व्यक्तिगत खेत नहीं है। नीचे दिए गए कोड में से सही कथन का चयन करना है ना। तो देखिए क्या चयन करना है भाई, 1 2 या 2 3 या 1 3 या 1 2 3। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा नागालैंड में सीढ़ीदार खेती के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है। तो यह चिजामी नामक एक गांव है जो नागालैंड में फेक जिले में स्थित है। दूसरा, पानी को रोके रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारों को ऊपर तक उठाया जाता है। चिजामी के लोगों के पास अपने व्यक्तिगत खेत नहीं है, तो ये गलत है। चिजामी लोगों के पास अपने व्यक्तिगत खेत होते हैं, तो यही गलत है, बाकी दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अध्याय 9 पर आते हैं कि शहरी क्षेत्र में आजीविका लागत पर आगम की अधिकता क्या कहलाती है? फाक्स की लागत, औसत लागत, लाभ या कुल। तो इसका आगम तथा लागत के बीच अंतर को फर्म का लाभ कहते हैं। उत्पादन लागत और कुल उत्पादन के बीच के संबंध को लागत फलन के रूप में जाना जाता है। तो लागत पर आगम की अधिकता क्या कराती है? तो लागत पर आगम की अधिकता उसकी लाभ होती है। शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? नगर निगम देता है, नगर पालिका देता है, सरपंच या नगर पालिका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगर निगम। शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस नगर निगम देता है। भारत में कितने महानगर स्थित है फिलहाल में, वर्तमान में, या फिर इन्हीं ऑप्शन के अनुसार बताना है? भारत में कितने महानगर स्थित हैं? 7 हैं, 46 हैं, 27 हैं या 37 हैं? तो इस समय जो भारत में कुल 46 महानगर स्थित हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल महानगरों की संख्या 46 है। भारत के इन 46 महानगरों में से 8 को मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं। गैर कृषि क्रियाकलाप करने वाले समूह को पहचानना है। टोकरी बनाना गैर कृषि क्रियाकलाप है ना, यानी कि जो कृषि से संबंधित न हो। टोकरी बनाना, धान रोपड़, ये तो कृषि संबंधित हो गया। मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई टोकरी बनाना, ये भी कृषि से संबंधित है। ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई, ये भी कृषि से संबंधित है। मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना, तो यही जो चौथे का चौथा ऑप्शन होगा यही कृषि से संबंधित नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन है घर बनाना, कृषि, पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जवाब दीजिए कि भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? घर बनाना, कृषि, पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। और चूँकि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। 6ठे नंबर पर चलते हैं। स्थायी श्रमिकों को मिलने वाले निम्न लाभों में से कौन सही है? चिकित्सा लाभ, वृद्धावस्था के लिए बचत या अवकाश? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चिकित्सा लाभ भी होगा, वृद्धावस्था के लिए बचत भी होगा, अवकाश भी होगा। तो 1 2 3 ये उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, यानी कि इसका चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के वीडियो के सेशन में हम लोगों ने कक्षा 6 एनसीईआरटी के नागरिक शास्त्र के जितने भी प्रश्न थे उनको हल किया। अब आगे की वीडियो में कक्षा 7 का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और कक्षा 8 का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एनसीईआरटी बेस पर ही एमसीक्यू पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाना है। तो इसलिए जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों
वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।